भाजपा जैसी बड़ी पार्टी कह रही हो कि नहीं नीतीश जी हमारे कप्तान हैं, तो चिराग पासवान कौन सी जड़ी बूटी खा ली है कि वो रातों रात सीएम बन जाएंगे, अपने पिता का सपना भी पूरा कर लेंगे, नीतीश कुमार का सपना भी अधूरा रह जाएगा और वो सब इसी साल हो जाएगा। सरकार ने जैसे ही पूछा आपको सीएम बनने का मन है तो अंदर से लड्डू फूट गए, लड्डू बाहर निकल गए और लड्डुओं ने कह दिया कि जी हाँ, कौन नहीं बनना चाहता है। अब सभी को पता है कि एनडीए से बेहतर विकल्प चिराग पासवान के लिए अभी कोई नहीं है। लेकिन आप जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि कभी किसी दूल्हे से पूछ दीजिए कि आपको शादी करने का मन है तो अंदर लड्डू फूटता है। ऐसे ही आप दूल्हे के पिता से पूछिएगा कि आपको लड़की कैसी है, अच्छी लगी या नहीं लगी, आपको परिवार अच्छा लगा कि नहीं, तो दूल्हा का पिता यही कहेगा नहीं हमारे पास और भी रिश्ते हैं। तो भैया आज का रात आपने देख लिया, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। अब ये बंगला किसका है? नीतीश के बंगले पर चिराग की नज़र है या चिराग के बंगले पर नीतीश की नज़र? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में क्या देख रहे हैं? रातों रात देख रहे हैं वो खबर जो आपको पूरे दिन के लिए तैयार कर देगी। देखिए आज 26 तारीख है। आज वो तारीख है जो कि मांझी जी के कैलेंडर में नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि 25 तक का अल्टीमेटम दिए थे और उनके अल्टीमेटम के बाद महागठबंधन के भविष्य को लेकर 100 संभावनाएं जताई जा रही हैं। मांझी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तेजस्वी रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, छोड़िए ये सब बात, छोड़िए इन सभी चीज़ों को। अब चलिए दूसरी तरफ, उधर भी कुछ लोग हैं जो लगातार राजनीति कर रहे हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। एनडीए की बात कर रहा हूँ। एनडीए में भी एक बड़ा विवाद हो गया है। एक कार्यक्रम चल रहा था एक टीवी चैनल पर जिसमें एजेंडा नाम था उस कार्यक्रम का। इस दौरान बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट डिबेट चल रहा था एंकर और पॉलिटिशियन के बीच में। बहुत सारे तार्किक सवाल पूछे गए थे, उन तार्किक सवालों का जवाब भी तर्क से दिया गया था। लेकिन अक्सर कहा जाता है ना कि शादी अगर किसी दूल्हे से पूछा जाए कि शादी करने का मन बा, तो अंदर से वो उत्साह या लड्डू फूट ही जाता है, वो दिख ही जाता है। और यही कहीं ना कहीं उस मीटिंग इंटरव्यू के दौरान हो गया। पत्रकार ने जैसे ही पूछा आपको सीएम बनने का मन है तो अंदर से लड्डू फूट गए, लड्डू बाहर निकल गए और लड्डुओं ने कह दिया कि जी हाँ, कौन नहीं बनना चाहता है। देखिए बाबा, बयान देना अलग बात है, इस तरह के बयान देना एक अलग बात है। राजनीति में हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है और महत्वाकांक्षा रखना कोई गलत बात नहीं है। नीतीश कुमार तो खुद महत्वाकांक्षा के बहुत धनी हैं। लेकिन ये कह देना कि, और ऐसे समय में आप इस बात को टाल भी सकते थे कि मेरी उम्र नहीं है सीएम बनने की, या अभी मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे चल के बनूंगा, या ये कह देना कि मैं भी सीएम बनने के लिए तैयार हूँ, क्यों नहीं मैं सीएम बनूंगा। और वो तब जबकि भाजपा जैसी बड़ी पार्टी कह रही हो कि नहीं नीतीश जी हमारे कप्तान हैं, तो चिराग पासवान कौन सी जड़ी बूटी खा ली है कि वो रातों रात सीएम बन जाएंगे, अपने पिता का सपना भी पूरा कर लेंगे, नीतीश कुमार का सपना भी अधूरा रह जाएगा और वो सब इसी साल हो जाएगा। कई कहावतें हैं नमन जी जो हमारे बिहार में और दुनिया भर में प्रचलित हैं, कही जाती हैं कि बाप पर पुत, पिता पर घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। पिता के सपनों तो इनके पिता तो बहुत दानी रहे हैं, उन्होंने सीएम की कुर्सी सामने से दान कर दी थी। वही सब चीज़ें हैं कि पिता के सपने को पूरा करना जी, पिता के तरह भविष्य का पहले ही से अपना जान जाना कि आने वाले समय में क्या होना है। ये सब चीज़ें प्रदत्त गुण हैं। और आपने सुना भी होगा कि बांस के नज़दीक बांस ही जमता है जी। तो जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं और जिस तरह का एजेंडा सेट हो रहा है, इसकी शुरुआत लगभग 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से शुरू हो गई थी। जब चुनाव होता है तब चिराग पासवान प्रेशर डालना शुरू, बिल्कुल वो शुरू हो गई थी। और 2019 में उन्होंने अपनी बातें मनवा करके ही दम लिया। पैटर्न देखिए बाबा कि पिछले चुनाव में मोदी पर हमला कर रहे थे, मोदी जी को लेटर लिख रहे थे, पता था कि वो लोकसभा का चुनाव है बिल्कुल, और सीएम वहाँ नहीं पीएम की बात होगी तो पीएम पे हमला किया, और अब सीएम की बात हो रही तो सीएम पे हमला कर रहे हैं। वो भी एक एजेंडा था नमन जी, और ये भी एक एजेंडा है। इस एजेंडा में कहीं ना कहीं वो दूर का रास्ता नजर आ गया है। आपने देखा होगा कि जब आप कहीं अंधेरे में जा रहे हो, रात का समय हो गया हो, और जहां लाइट नजर आता हो, लाइट कितनी भी दूरी में हो, लेकिन आपको भरोसा दिला देता है कि वहां तक हम पहुंचेंगे, सभ्यता होगी, वहां सभ्यता होगी। तो सेम यही चीजें चिराग पासवान को कहीं ना कहीं नजर आई, और इसके सपने के साथ साथ वो चिराग कहीं ना कहीं नजर आ गया है, वो लालटेन कहीं ना कहीं नजर आ गया है रामविलास पासवान को भी। और यही कारण है कि रामविलास पासवान उनको विराम नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, लाइट वहां है, चिराग वहां है। और चिराग पासवान को भी लग गया है, क्योंकि उनके अंदर की भावनाओं को मीडिया तो जगा ही रही है, लेकिन कई राजनेताओं ने जगा दिया है जी। उनके दलित होने का बात रख दिया है जी। पप्पू यादव बिल्कुल पप्पू यादव ही नहीं है,
तीसरे मोर्चे के जो बड़ा एक धड़ा है, उन सब ने कहा है कि उनमें पोटेंशियल है, एक दलित सीएम के लिए बिहार तैयार हो गया। बिल्कुल। और इसकी कहानी जो आप रचनाएं जब देखना शुरू करेंगे तो अलग अलग पन्ना जब पलटेंगे ना, तो आप समझिए कि ये यूं ही नहीं हो रहा है, ये बचकानी बातें नहीं है। इस पर रिएक्ट करना जदयू का कहीं ना कहीं बात की हकीकत को साबित करता है जी, अंदर कुछ ना कुछ है। बिल्कुल। आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा कि डिजिटली जो बातचीत कर रहे थे नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह बात करवा रहे थे अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में। पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा और उसकी रोज कुछ विवेचना हो रही है। इसी बीच में जमुई का जब नंबर आया तो आरसीपी सिंह ने स्पष्ट तौर पे कहा कि चिराग पासवान जो यहाँ के जमुई के सांसद हैं, उन्हें दोबारा सांसद बनाने में हमारी भूमिका बहुत बड़ी है। जी। और आप समझ लीजिए कि अगर हम नहीं होते तो चिराग पासवान सांसद नहीं होते। मतलब आग लगा नहीं, बाल्टी में पानी पहले भर लिया। बिल्कुल। और आप एक बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के एजेंडा को अगर कोई सही ढंग से रास्ते पर लेकर चल सकता है तो उसमें 2-3 लोग का नाम बहुत मजबूती से आता है। एक तो उनके सबसे परम प्रिय मित्र जो कभी उनके पेट के दांत को भी जानते हैं, ललन सिंह हैं, और दूसरे आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह वो शख्स हैं जो उनके राजनीति के पाठशाला के बहुत मजबूत और पहली बेंच पर बैठने वाले छात्र हैं, फर्स्ट बेंचर जी, फर्स्ट बेंचर हैं। जब वो आईएएस अधिकारी थे तब से लेकर के, रेलवे मिनिस्टर थे नीतीश कुमार तब से लेकर के अब तक वो हनुमान की तरह उनके साथ साथ चल रहे हैं और जब चाहे तो लंका ढाने का वो कार्यक्रम करते रहते हैं और संगठन पे अच्छी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें एक चीज का अनुभव तो है, एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और दूसरे राजनीतिक गुरु उनके कौन है आप पता ही है, नीतीश कुमार है जो सोशल इंजीनियरिंग को बेहतर जानते हैं। अब ऐसे में अगर चिराग पासवान फंड उठा रहे हैं तो उसको कुचलने का भी प्रयास ये बताता है कहीं ना कहीं कि चिराग पासवान जो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हकीकत है। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए चिराग पासवान, अब सभी को पता है कि एनडीए से बेहतर विकल्प चिराग पासवान के लिए अभी कोई नहीं है। लेकिन आप, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि कभी किसी दूल्हे से पूछ दीजिए कि आपको शादी करने का मन है तो अंदर लड्डू फूटता है। ऐसे ही आप दूल्हे के पिता से पूछिएगा कि आपको लड़की कैसी है, अच्छी लगी या नहीं लगी, आपको परिवार अच्छा लगा कि नहीं, तो दूल्हा का पिता यही कहेगा नहीं हमारे पास और भी रिश्ते हैं। और ये कहना ही कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी होती है, दिखाना कि हम यहाँ गिर कर नहीं आए हैं, हमारे पास और भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जितनी अच्छी व्यवस्था दी गई है, फिलहाल चिराग पासवान को जो पद मिला है, उनके पिता को राज्यसभा भेजा गया, बराबर सीटें दी गई, एक अच्छा सम्मानजनक समझौता, ऐसा कभी हुआ नहीं था उनके साथ। हालांकि वो हमेशा रामविलास पासवान की राजनीतिक नैसर्गिकता बिहार में खत्म कभी नहीं हो सकती है, वो यहाँ हमेशा रहेंगे एक्टिव। और यही बात है कि आज भी पासवान वोटर्स के एक बड़ा जमावड़ा डिलीवर करा पाए या न करा पाए। अब आप ये भी बात कर सकते हैं कि मोदी जी के लहर पर सवार होकर पासवान गए, लेकिन वहां के लोग तो यही मानते हैं कि पासवान पर लाके लहर पर सवार होकर मोदी जी आए। आपकी इन्हीं बातों का मैं जवाब दे रहा हूं नमन जी। भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करने का एक बहुत बड़ा एजेंडा था नीतीश कुमार के पास तब जब प्रधानमंत्री बनना था नरेंद्र मोदी को। एक अवसर था उनके पास, उस अवसर का उन्होंने भरपूर प्रयोग किया और अपने हिस्से की आधा सीट लेने के लिए उन्होंने चिराग पासवान को आगे बढ़ाया जी। तो दोनों को फायदा हो गया। घाटा निश्चित रूप से राजनीतिक रूप में घाटा फायदा इसको नहीं कहा जाता है, लेकिन घाटा तत्कालीन रूप में जरूर भारतीय जनता पार्टी को हुई कि उसे अपनी 5 सीटें गंवानी पड़ी। लेकिन अब स्थिति क्या है कि अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गया है पूरा गेम। एक तरफ उसने कप्तान तो बना दिया है, लेकिन कप्तान पर जीतने की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा होती है और प्लेयर में अगर आपसी सामंजस्य नहीं हो तो टीम को हराया भी जा सकता है, कप्तान अकेले जीत नहीं सकता है। इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वो सीढ़ी नजर आ रही है चिराग पासवान के रूप में, जिससे वो नीतीश कुमार के ऊपर कंधे पर चढ़ करके उस कुर्सी तक पहुंच सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण, अगर आप तैराक नहीं है नमन जी तो आप एक लाठी लेकर के पानी का नापते हैं और तब पानी में उतरते हैं बिल्कुल। और वही चिराग पासवान लाठी बन गए हैं आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी की, जो नाप रही है पूरी तरह से। अब देखिए ना, पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हार्डकोर नेता हैं, बिहार के सबसे बड़े मुख्यमंत्री के दावेदार जितने भी नाम थे, सारे चुप क्यों हैं? आप समझिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी कह दें कि तुमको शट दम आउट तो चुप हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। गिरिराज सिंह चुप नहीं रह सकते हैं, अश्विनी चौबे चुप नहीं रह सकते हैं। आप समझिए ना कि ये टूना पांडे चुप नहीं रह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, सच्चिदानंद राय चुप नहीं रह सकते हैं, लेकिन सभी चुप हैं। कहीं ना कहीं एक बड़े गेम के लिए
छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और उस कुर्बानी का रास्ता शुरू हो चुका है। हो सकता है कि आने वाला 2020 का चुनाव बिहार में एक नए राजनीतिक कथा और ग्रंथ को लिख दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी देखिए, कहीं ना कहीं सच्चाई ये भी है कि आप लाख इन तीन चीज़ों को यहाँ से उठाकर यहाँ रखें, यहाँ से उठाकर यहाँ रखें, अगर एक लाइन में आप रखते हैं तो मतलब कि ये सिंक्रोनिटी है, यानी ये सामंजस्य है, और इस सामंजस्य को इंडिया नहीं बिगाड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार के लिए ना भाजपा जरूरी है ना चिराग पासवान जरूरी है, दोनों नीतीश कुमार के लिए मजबूरी हैं। और ये इसलिए क्योंकि आपको याद होगा जब मोदी 2 के बाद भागे थे नीतीश कुमार दिल्ली से यहाँ, तो सजा उन्होंने केवल भाजपा को नहीं दी थी जी, चिराग पासवान की एलजेपी को भी दिया था। अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्होंने स्थान नहीं दिया था किसी को। इंटरनल सोर्सेज नमन जी बताते हैं कि उस समय उन्होंने चिराग पासवान और रामविलास पासवान से एक बैठक किया था और ये कहा था कि आप भी मंत्रालय में शामिल नहीं हो जी। जो बातें नहीं मानी गई थी, ये हमारे इंटरनल सोर्सेज बताते हैं, और यहीं से शुरुआत हो गई थी दोनों के बीच में दूरी की। आपने देखा होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब मंत्रिमंडल गठन हुआ तब से दोनों की बैठक कभी नहीं हुई है। और ये नीतीश कुमार कभी भी सीधे तौर पर उन्होंने चिराग पासवान को एड्रेस नहीं किया है। चिराग पासवान भी हमेशा इशारों में नीतीश कुमार पर हमला करते हैं। वो ये कहते हैं कि बिहार की व्यवस्था और अच्छी हो सकती थी और अच्छी हो सकती थी, बार बार यही गुंजाइश जो वो छोड़ देते हैं ये साबित करता है कि उनके मन में भी कुछ है। चल बाबा, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जिस बात की अब कहीं ना कहीं चर्चा बिहार की राजनीति में होने लगी है, ये बयान तो देकर उन्होंने आग लगा ही दिया है जी। इसके बाद अब इस बयान के अंत तक पहुंचना जरूरी है। क्या वाकई रामविलास पासवान के सपने को पूरा चिराग पासवान कर सकते हैं? 20 में तो संभव नहीं लग रहा है, लेकिन आगे क्या संभव है? ऐसी संभावनाएं हैं। हर हिसाब का एक कोई ना कोई फॉर्मूला होता है, उदाहरण होता है जी। लालू प्रसाद ने उदाहरण सेट कर दिया है जी। 2015 में लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार का सहारा लेकर के अपने पुत्र को स्थापित कर दिया है और यही वो लक्ष्य है जहां रामविलास पासवान देख रहे हैं अपने जीते जी। वो चाहते हैं अपने पुत्र को राजनीतिक रूप से एक विरासत दे दें, एक नाम दे दें जिसकी लेगेसी को वो आगे लेकर के बढ़ें, और यही वो रास्ता है जहां पहुंचना वो चाहते हैं। आप मान के चलिए कि 2020 के चुनाव में अगर नहीं होता है तो ये शायद नीतीश कुमार के लिए बेहतर और रामविलास पासवान और चिराग पासवान के दुर्भाग्य होगा, लेकिन 2024 और 25 निर्णायक जरूर हो सकता है। देखिए, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी दुश्मनी भी नहीं है, दोनों एक दूसरे के अच्छे एडमायरर भी हैं। अगर तेजस्वी चिराग पासवान पर हमला करते तो उन्हें आडवाणी बोलते हैं, और चिराग पासवान भी कहते हैं कि आडवाणी की राजनीति कौन खराब थी, जिस जमाने में वो जवान थे, वो देश की राजनीति के एक बड़ी धुरी थे। हाँ, ये जरूर बात है कि बुढ़ापे के साथ जो उनका समय ढला उसके साथ साथ राजनीति ऐसी हो गई कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से साइडलाइन उनको किया और भाजपा उनसे दूरी बनाकर रखी हुई है, एक अलग बात। इतने दूर तक जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए एक अंतिम एक बड़ा विस्फोट करके जा रहा हूं नमन जी, कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के रूप में तेजस्वी यादव भी एक बड़े विकल्प की तरफ ध्यान दे रहे हैं जी। आप देखिए कि चिराग पासवान अगर उधर हंगामा कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव पूरी तरह से नो एंट्री का बोर्ड जैसे नीतीश कुमार के लिए लगाए थे वैसे ही जीतन राम मांझी के लिए लगाए हैं, और नीतीश कुमार के नजदीक जीतन राम मांझी का जाना और चिराग पासवान से दूर होना बिहार की राजनीति में एक बड़े विकल्प और बड़े गठबंधन की तरफ देख रहा है बिल्कुल, और ये हो सकता है बिहार में टर्निंग पॉइंट भी। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। याद कीजिए वो समय जिस समय लालू प्रसाद यादव रामविलास पासवान को अपना बड़ा भाई मानकर उनकी लाठी पकड़कर पीछे पीछे चला करते थे, सम्मान भी देते थे, और जब उन पर हमला करने की बात आई थी तो रघुवंश प्रसाद का वो बयान याद कीजिए, जब तेज प्रताप यादव ने बयान दे दिया था रामविलास पासवान तो रघुवंश ने याद दिलाया था कि आपके पिता सम्मान करते थे बिल्कुल रामविलास पासवान का, आप इस तरह की बातें न भूलिए। महिषासुर और ये जो बयानबाजी हुई थी उस पर उन्होंने याद दिलाया था। तो भैया आज का रात आपने देख लिया, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। अब ये बंगला किसका है? नीतीश के बंगले पर चिराग की नज़र है या चिराग के बंगले पर नीतीश की नज़र है? ये तो आप बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा आंखें किसी के पास नहीं है। यहाँ अगर कुर्सी पर 4 आंखें बैठी हुई हैं तो आप करोड़ों आंखें इस 4 कुर्सियों पर, जो 2 कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, इनको देख रहे हैं। ऐसी ही नज़र आपकी पूरे बिहार की राजनीति पर है। कमेंट में जरूर बताइए कि ये जो राजनीतिक संभावनाएं अब उजागर हुई हैं एनडीए में, इसको लेकर आपको क्या लगता है? क्या चिराग पासवान आगे चल के बिहार की राजनीति में इतना बड़ा हो सकते हैं जितना बड़ा वो बनने का दावा कर रहे हैं?
ऐसे ही दिन भर खबरें लगातार जारी रहेंगी न्यूज़ बिहार पर, भारत लाइव पर। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाबा और मुझसे मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।